फोल्डेबल्स को आए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपने साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स लेकर आया है, जैसे ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, थिकनेस जो उसकी होती है, उसका जो डिस्प्ले होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी क्रीज, हिंजेस, एयर गैप, बैटरी, प्राइसेस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी फोल्डेबल्स के साथ अभी जुड़ी हुई हैं। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में इसी चीज के ऊपर काम करके इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज जरूर करा जाएगा। और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है ओप्पो के फाइंड एन ने, जो सैमसंग हो गया या हुआवे हो गया, इनसे कुछ सीखने के बाद इसने इंप्लीमेंट करा है एज अ कस्टमर फोन, जो कि बेचा जा सके, ना कि ये प्रोटोटाइप है। लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोच के देखो कि क्या आपको एक्चुअल में फोल्डेबल्स की जरूरत है। आप इसको डेली लाइफ में यूज करने के बाद सोचना कि डेली जब आप यूज करोगे तो क्या आपको लगता है कि आप एक्चुअल में यूज करोगे फोल्डेबल्स को? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए अब कुछ बातें करते हैं ओप्पो फाइंड एन के बारे में। नंबर 1, उसका जो बाहर का डिस्प्ले है, कवर डिस्प्ले। ये एक 5.5 इंच का बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, बहुत ही प्यारा सा डिस्प्ले है, जो आप सिंगल हैंड यूज कर सकते हो। अगर आपने आईफोन 13, आईफोन 12 मिनी देखा हो, उसका जो साइज है लगभग वैसा ही साइज का फोन आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इसके बाहर की डिस्प्ले को यूज करोगे तो। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सैमसंग के दोनों ही फोल्डेबल से काफी ज्यादा सही है। कैसे? सैमसंग में जो Z है उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि कंपनीज खुद अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस बड़े रियल एस्टेट को यूज नहीं कर पाती। अगर आप मीडिया कंज्यूम करने लगोगे तो साइड के जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है Z की। अगर मैं बात करूं फोल्ड की, तो वहां पर बाहर का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही अलग है, अंदर का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही अलग है। नॉर्मल हमारे डिवाइसेस कैसे होते हैं? 18:9 या 16:9 की फॉर्म में। हमारे जितने भी एप्स हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी किस हिसाब से डेवलप करा गया है? इसी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से। तो सैमसंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की डिस्प्ले भी अलग है, अंदर की डिस्प्ले भी अलग है। ओप्पो के अंदर इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की जो डिस्प्ले है वो लगभग एक नॉर्मल फोन जैसी ही है। लेकिन बाहर की डिस्प्ले इतनी ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करने के लिए, ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। देखो, हम इंसान हैं सबसे बड़े आलसी, और इसका जो आंसर है वो आप अपने आसपास देख सकते हो। आज एलेक्सा का यूज करके मैं एलेक्सा कंपेटेबल डिवाइसेस और एलेक्सा का यूज करके बिना अपनी सीट से हिले लाइट को चालू या बंद कर सकता हूं। अगर आप YouTube पर वीडियोस देखते हो, आपका जो ऑटो रोटेशन है वो हमेशा ऑफ रहता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। डेली जब आप इस चीज को करोगे तो आपको पता चलेगा। आप इसको क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, तब जाकर ये फुल स्क्रीन पे आती है। तो ये करना डेली बेसिस पर लगातार बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला काम हो जाता है। इसी तरह से जब हम फोल्डेबल्स यूज करने लगेंगे और इस एस्पेक्ट रेशियो में अगर फोन है, तो नॉर्मली जब हमें मीडिया कंज्यूम करना रहेगा तो जो आइडियल वे है वो कहता है कि आप डिस्प्ले को अनफोल्ड करो, बड़ी डिस्प्ले के अंदर अपना कंटेंट एंजॉय करो। लेकिन जरा सोचो, अगर आपको इस काम को करने में मेहनत लग रही है तो फोन को अनफोल्ड करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी ऑन अ डेली बेसिस। स्टार्टिंग में 2-3 महीने आपको मजा आएगा, लेकिन उसके बाद का सोचो। ऐसी कन्वीनियंट डिस्प्ले की वजह से चांसेस ये बन जाएंगे कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इसको अनफोल्ड करोगे ही नहीं। अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप जितना भी काम है बाहर वाली डिस्प्ले के अंदर ही कर लोगे। तो ये एक ऐसा कौन है जो मेरे हिसाब से किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। नंबर 2, हिंजेस। यहाँ पर भी ओप्पो ने बहुत ही कमाल का काम किया है। जब भी हम फोल्डेबल फोन्स को अनफोल्ड करते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एक जो आपका एनिमेशन है, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग सा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग देता है अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है तो ये एक प्रॉब्लम भी है कंपनीज के लिए, हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी दिक्कत है कंपनीज के लिए भी हमारे लिए भी, वो है इस डिस्प्ले की क्रीज। अभी तक आपने जितने भी फोल्डेबल्स देखे होंगे उसके अंदर क्रीज हमेशा रहती है। मैं रोलेबल डिस्प्लेस की बात नहीं कर रहा। रोलेबल डिस्प्लेस अभी मास प्रोड्यूस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, हम फोल्डेबल पर ही स्टिक रहते हैं। और ये जो क्रीज है ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जो प्रीमियमनेस है उस फोन की, उसको खत्म कर देता है। लेकिन ओप्पो ने ये जो हिंज मैकेनिज्म निकाला है वो इतना कमाल का है कि यहाँ पर आपको क्रीज जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलती है। उन्होंने ये चीज अचीव करी है बहुत ही सिंपल से फिनोमिना से। जो भी आपका फोल्डेबल एरिया है उसके सरफेस एरिया को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जितने एरिया में वो फोल्ड होता है। इसका एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो। जैसे ये स्क्रीन है, इसके अंदर आपको कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिल रही। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो आप इसका एरिया देख सकते हो कितना ज्यादा है। ये जो एरिया है ये कितना ज्यादा है। तो अगर ये ऐसे ही रहा तो इसके अंदर क्रीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। अब ये जो एरिया है ये जितना कम होता जाएगा उतना ही इसमें क्रीज के चांसेस बढ़ते जाएंगे, जितना कम होता जाएगा।
अगर मैं इसको बिल्कुल मिनिमम कर दूं तब आप यहाँ पर क्रीज को देख सकते हो, ये सरफेस एरिया बिल्कुल कम हो गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप क्रीज को डेफिनेटली बहुत ज्यादा नोटिस करोगे। तो सैमसंग के अंदर ये जो सरफेस एरिया ये काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से आपको क्रीज देखने को मिलता है। ओप्पो के अंदर इसको बढ़ा दिया गया है। ओप्पो इसको ड्रॉप हिंज का कुछ नाम देता है, तो एक वाटर ड्रॉपलेट जैसा शेप बन जाता है कुछ ऐसा, जिसकी वजह से आपको क्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ साथ ये जो हिंज मैकेनिज्म है ये इतना ज्यादा स्टडी है कि आप इसको 50 से लेकर 120 डिग्री तक कहीं पर भी आराम से रोक सकते हो। तो इस डिपार्टमेंट में भी ओप्पो ने सैमसंग से काफी ज्यादा अच्छा काम करा है। इसी के साथ साथ फोल्डेबल की एक और प्रॉब्लम है डस्ट वगैरह की। हम जब फोन को फोल्ड करते हैं तब यहाँ पर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये गैप जो आप देख रहे हो, इस गैप के अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स जा सकते हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है धूल, और ये धूल तो डिस्प्ले के भी आसपास जा रही है, तो आपका डिस्प्ले भी यहाँ पर डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पर सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, चांसेस होगा ये जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा हो, इसी वजह से सैमसंग को इसे कम रखना पड़ा। लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर फिर से एक बहुत ही अच्छा काम करा है कि इस पूरे मैकेनिज्म को उसने इस हिंज के अंदर करा है, ताकि जो गैप है वो कम से कम रहे और इसके अंदर कम से कम धूल या फिर बाहर के पार्टिकल्स जा सकें। इसके बाद अगर हम इसके मेन डिस्प्ले की बात करें, जो अनफोल्डेड डिस्प्ले है, वो भी यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का बहुत ही कमाल का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। यहाँ पर 7 इंचेस का 9:8.4 एस्पेक्ट रेशियो का जो ये स्क्रीन है, ये प्रैक्टिकली काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। पहला तो यही कि जो आपका सैमसंग का फोल्ड है उसके अंदर जब आप इसको मीडिया को कंज्यूम करते हो तो आपको अनफोल्ड करने के बाद एक और प्रोसेस ऐड करनी पड़ेगी इसको रोटेट करने की, लेकिन उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। इस चीज को हम कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स। छोटी छोटी जो चीजें हैं उसके अंदर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। आप जो वीडियो बाहर देख रहे हो, आपको बस आपके फोन को अनफोल्ड करना है और जो आपको फोन के अंदर बड़ी डिस्प्ले जो देखने को मिलेगी ना, जहां पर आप मीडिया को बड़े तरीके से देख सकते हो, वो आपको इसी फॉर्म फैक्टर में देखने को मिल जाएगी। आपको फोन को रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत अच्छा काम करा है ओप्पो ने। इसके बाद अगर मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करूं जहां पर अभी भी ओप्पो फाइंड एन जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं निकल के आया है, तो पहला तो मैंने वही बताया जो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, इसकी जो बाहर की डिस्प्ले है। दूसरा अगर मैं बात करूं वो सारे ही फोल्डेबल्स की प्रॉब्लम है, वो है कैमरास। अगर आप फोल्ड 3 को देख लो, S21 अल्ट्रा को देख लो, फोल्ड 3 के अंदर डेफिनेटली जो S21 अल्ट्रा है उसके हार्डवेयर को दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करा गया। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। देखो अभी जो फोल्डेबल्स हैं वो हमारे बिल्कुल अर्ली स्टेज में है, बहुत सारी कंपनीज ने इस पर काम नहीं करा गया है, तो ऑब्वियसली आइडियाज जो है वो भी कंपनीज के पास बहुत ज्यादा कम है। कोई एक्चुअल जो प्रोडक्ट का सर्वे वगैरह है या प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह है वो अभी अवेलेबल नहीं है, कितना पसंद आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, और हम सब जानते हैं किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन कम होगा तो उसका दाम बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहला R&D के अंदर पैसा लग रहा है, दूसरा प्रोडक्शन कम हो रही है, इस वजह से भी ये महंगा हो रहा है। तो इसी वजह से इस चीज को इतना ज्यादा भी महंगा नहीं किया जा सकता कि कंज्यूमर खरीद ही ना पाए, और यहीं पर करी जाती है कॉस्ट कटिंग। और यहाँ पर कैमरा सबसे इजी चीज है जहां पर कॉस्ट कटिंग करी जा सकती है। इसी वजह से आपको जितने भी फोल्डेबल्स हैं उनके अंदर कैमरा जो है वो उसका जो उसी कंपनी का फ्लैगशिप रहेगा उससे थोड़ा सा बेकार देखने को मिलता है। इनफैक्ट ओप्पो फाइंड एन जो है उसके अंदर जो आपको कैमरा असेंबली देखने को मिलती है वो लगभग ओप्पो रेनो 6 वाली है, मतलब वो कैमरा असेंबली जो आपको 30,000 के फोन के अंदर मिलती है। इसके बाद जो दूसरी जगह है जहां पर ओप्पो ने बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है वो है इसका फ्रंट डिस्प्ले। ये आपको अभी भी 60 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, जहां पर सैमसंग ने पिछली जनरेशन से सीख कर या फिर कहें कॉस्ट कटिंग करना बंद कर दिया और बाहर और अंदर दोनों आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देने लगी। लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर क्योंकि उसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा ज्यादा R&D लगा होगा, इस वजह से ऐसा कह सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग करी है, और इसी वजह से बाहर की डिस्प्ले आपको 60 हर्ट्ज की मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को खराब कर देगी। क्योंकि बाहर आप यूज करोगे तो अजीब सा लगेगा, अंदर यूज करोगे आपको बहुत फ्लूइडिटी फील होगी। इस फ्लूइडिटी की वजह से जब आप बाहर की 60 हर्ट्ज की स्क्रीन दोबारा यूज करोगे ना, तब आपको लहगी सा थोड़ा सा महसूस होने लगेगा। और इसी के साथ इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, वहां पर भी अभी इनिशियली हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर 2 पार्टीज हैं जो इस चीज को ठीक कर सकती हैं। नंबर 1 आपके जो ऐप डेवलपर हैं, नंबर 2 आपका जो OS डेवलपर है। ऐप डेवलपर्स को अपने फोन के हिसाब से एप्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जैसा उसका एस्पेक्ट रेशियो है वो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फोल्डेबल्स नहीं है, इसी वजह से ऐप डेवलपर्स के अंदर ये जरूरत नहीं है उन्हें इस तरह से अपग्रेड करने की, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कि उनका ऐप फोल्डेबल्स के अंदर अच्छे से चल सके। लेकिन वहीं पर जो फोन बना रही हैं, जो OS डेवलप कर रही हैं, OS डेवलपर्स के पास ये सिरदर्दी बढ़ जाती है कि उन्हें अपने सॉफ्टवेयर को भी इस हिसाब से डेवलप करना है
कि वो फोल्डेबल के अंदर अच्छे से चले, प्लस जो एप्स कंपेटेबल नहीं है वो भी अच्छे से कंपेटेबल हो जाए, कहीं ना कहीं ठीक से दिखे। तो सैमसंग के पास तो देखो टीम अच्छी है, तो वहां पर तो काम अच्छे से हुआ है, लेकिन ओप्पो अभी इतने ज्यादा एडवांस स्टेज में नहीं है सॉफ्टवेयर के मामले में खासकर, तो वो भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल ही जाएगा। और शायद जो वन प्लस का मर्जर हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है कि भाई अब आगे और ज्यादा तगड़े तरीके से काम करना है और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और हार्डवेयर की लिमिटेशन पहुंच चुका है, अब सारा ऑप्टिमाइजेशन का खेल बचा है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि वन प्लस और ओप्पो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद जो फाइनल कॉन आ जाता है वो डेफिनेटली कॉन क्या कहें, अभी हर चीज के लिए है प्राइसिंग। अभी जो आपको Oppo Find N जो है वो चाइना के अंदर ही लॉन्च हुआ है और उसका जो प्राइस है वो करीब 10,000 चाइनीज युआन है। वो अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करो तो 1,20,000 के आसपास बैठता है। तो अगर आप स्पेसिफिकेशन और हार्डवेयर वगैरह देखोगे तो कहीं से भी कहीं तक ये फोन 1,20,000 का नहीं है। ये प्राइस आप दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसके फोल्डिंग फीचर के लिए। तो ये तो देखो हर चीज का है, इसको कौन नहीं कह सकते, लेकिन अब जो है वो यही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस फोल्डेबल के बारे में क्या समझ में आया उस चीज को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लगता है डेली प्रैक्टिकल लाइफ में हमें वाकई में फोल्डेबल्स की जरूरत है? इस बात को भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।